एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन देते हैं ना, ये होके रहेगा। मैं कहती हूँ इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि ये होके रहेगा। मैं कहती हूँ चंद्र ग्रहण में अगर आप जाप कर ले तो कोई भी मंत्र का, वो ग्रह जिसको ग्रहण है वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो किसी और यूनिवर्स में, जो मल्टीपल यूनिवर्स है, वहाँ पे भी मैं और आप बैठ के बात कर रहे होंगे। ग्रहण जो होता है एस्ट्रोलॉजिकली कितना इम्पोर्टेंस रखता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक चीज खत्म होकर के नया जीवन की शुरुआत हो रही है। बिहार इलेक्शन में क्या बड़े चेंजेस है? तो राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल आने वाली है। तो बिहार के अंदर आपको किसकी सरकार आती हुई दिखाई देती है? देखिए, बिहार की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीतीश जी की। कांग्रेस के वापस उदय होने का आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली? मैं कहती हूँ अगर तंत्र वालों के लिए ग्रहण पावरफुल डे होता क्योंकि वो जो टाइम है वो कुछ आवर्स, सारे पोर्टल खुल जाते हैं। ग्रहण हो, आप घर में रहिए। एस्ट्रोलॉजिकली भी ये कोई सिम्टम होता है? हम किसी की मृत्यु और जन्म क्या देख सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होना भी बाकी है कि भारत के साथ 13 मुस्लिम देश आके लड़ेंगे। तो क्या ये सही समय है लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए? तो आप थोड़ा सा वेट करें। इस पर भी बहुत बड़ी बहस है कि ओम का जाप कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तभी कहा जाता है कि ओम लेडीज को नहीं बोलना चाहिए। सितंबर के महीने में 7 सितंबर और 21 सितंबर को पड़ेगा ग्रहण। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण। और ये ग्रहण सिर्फ ग्रहण नहीं है, बल्कि इन ग्रहण से शुरू होगी भारत और दुनिया भर के लोगों की किस्मत का एक नया चक्र। क्यों? क्योंकि अगले 3 से 4 महीने इस ग्रहण के बाद के जो होंगे वो ये मानकर रखिए कि दुनिया को बदलने का काम करेंगे। देश की सरकार से लेकर बिहार चुनावों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आप ये मानकर रखिए कि जो बड़े बड़े चेहरे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं वो धूल फाकते नजर आएंगे और कोई एक बड़ा छोटा सा या फिर आम सा चेहरा जिसकी गिनती ना हो वो शीर्ष पर बैठा वो नजर आएगा। आपने दिल्ली चुनावों में देखा था, केजरीवाल की कई सालों की सरकार चली गई, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और रेखा गुप्ता को सीएम की कुर्सी मिल गई। ऐसे ही बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, युद्ध को लेकर चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर, सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एक नई बहस चल रही है कि जो सोना है वो बहुत सस्ता होने जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा क्या? ये पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। तो एक आम आदमी को क्या करना है ग्रहण के दिन, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस पॉडकास्ट को देखिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट को आपके लिए हमने स्पेशली बनाया। रीज़न बिहाइंड दैट कि एक महीने में इस साल 2 ग्रहण पड़ने वाले, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। और कहते हैं कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो उसके अपने साइंटिफिक मायने तो अलग होते ही हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपकी लाइफ में ग्रहण के बाद क्या होगा, ग्रहण के दिन आपने क्या किया उससे आपकी लाइफ में क्या होगा। और वैसे भी आजकल जो ग्रह दशाएं हैं या जो देश की या दुनिया की स्थिति है वो सच में हर आदमी डरा हुआ है कि आने वाले दिन में क्या क्या होगा। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा होगा इस 2025 के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए इस साल में। लेकिन अब जब ग्रहण आएगा और ग्रहण के बाद की जो स्थितियां होंगी या जो प्रेडिक्शंस होंगी, ना सिर्फ इस देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए, उन सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट की गेस्ट हैं, इन्हें आपने पहले भी कई पॉडकास्ट में देखा होगा। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए हैं आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ से शुरू करता हूँ। प्रेडिक्शंस भी हम जानेंगे, एक आम आदमी के लिए राशिफल के हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं, राशि के हिसाब से वो भी समझेंगे, कुछ उपाय भी देखेंगे। लेकिन ये ग्रहण जो होता है एस्ट्रोलॉजिकली कितना इंपॉर्टेंस रखता है और इससे क्या किसी की ज़िंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं क्या? तो पहले तो आपके दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। तो जैसे कि ग्रहण की बात की जाए, ग्रहण मतलब आप समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो पॉजिटिव नहीं है। ये लोग मानते हैं, बट मैं ये मानती हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक चीज़ खत्म होकर के नया जीवन की शुरुआत हो रही है। ग्रहण के बाद जो वो प्लैनेट है उसकी एक नई शुरुआत को देखा जाता है। और ग्रहण एक बैड प्रोसेस है, यानी किसी चीज़ का अंत हो रहा है, कोई चीज़ खत्म हो रही है, कोई चीज़ किसी निगेटिव फेज में है। और निगेटिव फेज के बाद अच्छा फेज आएगा, अंधेरे के बाद उजाला आएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो हम ये मानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य उस समय जैसे सांप अपनी केचुली बदलता है, उस समय अपने ड्रेस को बदल रहे हैं। तो ये मैं बुरा नहीं मानती हूँ। अच्छा, लोग ग्रहण को बुरा ही कहते हैं, बुरा मानते हैं, लेकिन मैं तंत्र प्रैक्टिस में हूँ और मेरे लिए ग्रहण सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
अच्छा, तंत्र वालों के लिए ग्रहण पावरफुल डे होता है क्योंकि वो जो टाइम है तंत्र का, जो ग्रहण का टाइम है, वो कुछ आवर्स सारे पोर्टल खुल जाते हैं। तो जब पोर्टल खुले हैं तो हमारी मंत्र शक्ति बढ़ जाती है, अच्छा, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब हम मंत्र उस समय करते हैं जब ग्रहण पड़ता है, या होली की रात, या दिवाली की रात, या पूर्णमासी अमावस्या, तो क्या होता है कि अब हमारे मंत्र की जो फ्रिक्वेंसी है वो वहाँ तक पहुँचने में एक टाइम लगाती है। अब पोर्टल खुले हैं तो वो सारी फ्रिक्वेंसी सीधा जा रही है। इसीलिए सारे जो ऋषि मुनि हैं, तांत्रिक है, वो ग्रहण को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बेसिकली जब वो प्लैनेट को ग्रहण लगा, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, जब उसको ग्रहण लगा तो आप हमें क्या लग रहा है कि अब ग्रहण लग रहा है, वो कंडीशन उनकी खराब है, हम मंत्र शक्ति दे रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट खुश होता है कि कोई तो मेरे साथ खड़ा है। बिल्कुल, जब मेरा बुरा टाइम आएगा, जो लोग मुझे ताकत देंगे, जो लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे हैप्पीनेस होगी, ये लोग मेरे साथ खड़े जिंदगी भर याद रहेंगे, जिंदगी भर याद रहेंगे। तो ग्रहण के बाद वो जो मंत्र शक्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्लैनेट आपके साथ खड़ा हो जाता है अच्छा, कि हमारी आत्मा मजबूत हो रही है या हमारा मन मजबूत हो रहा है। लोग कहते हैं पागलखाना बढ़ रहा है, पागल खाने में लोग बढ़ रहे हैं, बहुत से लोग इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हैं। मैं कहती हूँ चंद्र ग्रहण में अगर आप जाप कर ले तो कोई भी मंत्र का, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें चंद्र मंत्र का करना है या शिव मंत्र का करना है, जो भी आपकी कुल देवी है, इष्ट देवी है, उनका कर लो आप। वो ग्रह जिसको ग्रहण है वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। अच्छा, तो लोगों को लगता है कि ग्रहण माइनस है, बट मैं उसको पॉजिटिव फेज मानती हूँ। जब ग्रहण लगता है उसके कुछ दिन पहले का जो टाइम है और कुछ दिन बाद का, वो निगेटिव रहता है, ओके, क्योंकि एक प्लैनेट को ग्रहण लगा है। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद वो फेज चेंज हो जाता है। और ग्रहण हर साल लगते हैं लगभग। इस साल बस 4 लग गए, क्योंकि अभी हमने मार्च में भी देखे 2 लगे, और सितंबर में भी 2 एक साथ लग रहे हैं। तो इस साल 7 तारीख और 21 तारीख, हाँ जी, चंद्रमा 7 सितंबर और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर। ओके, अच्छा, जब भी ग्रहण होता है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि ग्रहण हो, आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं अपने। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी ये कोई सिम्टम होता है या फिर किसी तरीके का इम्पैक्ट होता है कि भाई मुझ पर अगर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की कोई भी रोशनी पड़ गई या मैं रोशनी में निकल गया तो मेरा कोई ग्रह खराब हो सकता है? देखिए, साइंटिफिकली रीज़न तो हम सब जानते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है? हम किसी की मृत्यु और जन्म क्या देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गुप्त है। तो जब सूर्य की मृत्यु या जन्म हो रहा है, जब वो मोक्ष मतलब लास्ट स्टेज होता है जो ग्रहण का, और जो शुरुआत होती है यानी मृत्यु, जब वो उस फेज से गुजर रहे हैं तो हमें उनको नहीं देखना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी, ये ऋषि मुनि कहते हैं। अच्छा, ये मृत्यु है और उसके बाद एक जन्म है। तो वो फेज पूरा एक ऐसा है जो बहुत सी गुप्त क्रियाओं को दिखाता है, जो एक सेंसिटिव फेज को दिखाता है। तो जब कोई प्रकृति में कोई सेंसिटिविटी आ रही है, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या उस ओरा को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उस समय ग्रहण के काल में हमें ना देखना चाहिए, ना बाहर निकलना चाहिए। और स्पेशली गर्भवती महिलाओं को मना किया जाता है, क्योंकि वो भी उसी फेज में है जहाँ पे उन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो मृत्यु भी हो रही है और वो जन्म भी हो रहा है। वो पहले जाएगा ग्रहण में और फिर ग्रहण से बाहर निकलेगा, यानी मृत्यु के पास गया और फिर उसने जन्म लिया। और सूर्य और चंद्रमा की मृत्यु और जन्म हर ग्रहण पे होता है, और कहा जाता है कि ग्रहों की मृत्यु और जन्म नहीं होता। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं समझना चाहूँगा। कहते हैं कि राहु जो होता है वो ग्रहण लगाता है। अब राहु अगर ग्रहण लगाता है, हमें सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, साइंटिफिक अगर मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करने की कोशिश करूँ, लेकिन राहु हमें कहीं दिखता तो है नहीं, फिर ये राहु का कॉन्सेप्ट कैसे आप साइंटिफिकली प्रूफ करोगे? ये तो साउथ नॉर्ड और नॉर्थ नॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो ग्रहण, ये साइंटिफिकली रीजन है। अब अगर हम इसका दूसरा वो देखते हैं, जब राहु केतु अलग हुए, यानी जब उनको अमृत का एक बूंद मिला और मोहिनी स्वरूप विष्णु जी ने उनका सिर को काटा, यहाँ पे शिकायत करने वाले कौन थे? किसने बताया विष्णु जी को कि ये असुर हैं? वो थे सूर्य और चंद्रमा। तभी ग्रहण सिर्फ 7 ग्रहों में से सूर्य चंद्रमा को ही लगता है। ये क्लियर हुआ कि हमें सूर्य चंद्रमा को ही ग्रहण लगता है। और आप अगर बायोलॉजिकली हमारे फिगर को देखते हैं, हमारा पोस्टमार्टम होता है, हमारे अंदर सारे वो मिलते हैं, हार्ट मिलता है, किडनी मिलती है, लेकिन क्या आत्मा और मन मिलता है? नहीं। और अगर हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तो वो साक्षात हमें दिख रहे हैं।
और जन्म और मृत्यु सूर्य और चंद्रमा की बिल्कुल हो रही है और होनी अच्छी भी है, क्योंकि जब वो ड्रेस चेंज करते हैं तभी हमारे अंदर ऊर्जा भी आती है। क्योंकि कोई भी चीज़ चलती जा रही है और ख़त्म नहीं हो रही, तो वो एक सीमा तक जाएगी ना कि उसका बुढ़ापा भी आएगा, उसकी स्किन भी रिमूव होगी। तो वो जन्म और मृत्यु एक क्रिया है जो उसको एक नया जन्म देती है। तो मुझे लगता है कि सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण मेरे लिए, मैं तो शुभ मानती हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के, प्रकृति नेचर को लेकर के वो शुभ नहीं माने जाते हैं। ये हर एक ग्रहण के बाद की स्थिति आप कह रहे हो कि प्रकृति के लिए शुभ नहीं है, या इस बार के ग्रहण में कुछ ऐसा है, कोई मुहूर्त ऐसा है या कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ऐसा होगा? देखिए, हर ग्रहण ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को लाता है, बिकॉज ऑफ और प्लैनेट को भी तो हम देखेंगे, सिर्फ ग्रहण को नहीं देखेंगे। यहाँ पे इस साल सभी प्लैनेट्स अगर हम देखे जाएं, जैसे गुरु का अतिचारी होना, शनि का वक्री होना, फिर गुरु का मार्गी होना, फिर गुरु का वक्री होना, तो गुरु और शनि भी तो बार बार वक्री मार्गी हो रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं तो वो भी दिखा रहे हैं। और जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, जब हम पीछे का इतिहास देखते हैं, चाहे 4 साल के लिए 2019 में हुए हों या 2001 या 2 में हुए हों, तब भी तो हमने देखा कि कुछ ना कुछ बड़े उथल पुथल हुए, चाहे राजनीति में हुए हों, चाहे प्राकृतिक आपदाओं को लेके हुए। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये साल और भी ज़्यादा स्पेशल है, 9 के 9 ग्रह चेंज हुए हैं इस साल। हर साल 9 के 9 ग्रह चेंज नहीं होते हैं। इस साल गुरु अतिचारी हुए। इसी साल आप देख रहे हो कि सूर्य ही राजा, सूर्य ही मंत्री है। ये बहुत सालों के बाद हुआ है। और ये जो ग्रहण है, जो अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ये भी 18 साल के बाद लग रहा है, और अब 18 साल के बाद लगेगा, क्योंकि सिंह राशि में लग रहा है, सूर्य की अपनी राशि में लग रहा है और केतु के साथ लग रहा है। ओके। ग्रहण को लेकर के मैं एक और मिथ्य को क्लियर करना चाहूँगी। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं आपकी कुंडली में ग्रहण है, चंद्रमा केतु को देख के या सूर्य राहु को देख के। मैं कहती हूँ ऐसे ग्रहण नहीं होता। जब तक अमावस्या या पूर्णमासी का बर्थ चार्ट नहीं है, तब तक आपकी कुंडली में ग्रहण नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे सूर्य राहु किसी का इकट्ठा बैठ गया और लोग एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि आपको ग्रहण है, मैं कहती हूँ नहीं, चंद्रमा को भी तो आप देखोगे, ग्रहण में चंद्रमा का भी एक्टिव होना ज़रूरी है। यानी या तो 180 डिग्री पे हो या तो साथ में हो, तब हम ग्रहण मानते हैं, अदरवाइज हम ग्रहण नहीं मानते हैं। तो बहुत सारे लोग जो क्लियर नहीं है कि सूर्य राहु इकट्ठे हैं तो ग्रहण है, ये ग्रहण नहीं है। आपको चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा सूर्य राहु में, और राहु और केतु अगर एक साथ है तो सूर्य को भी देखना पड़ेगा, तब आपकी कुंडली में ग्रहण है, अन्यथा नहीं है। तो लोग खुश हो जाए। बहुत से लोग डरते हैं हमारा सूर्य राहु इकट्ठा में तो ग्रहण है। लग गया। हाँ, देखिए, राहु किसी भी चीज़ को बढ़ाता है, और सूर्य क्या है, हमारे अंदर नेतृत्व, हमारा आत्मा, हमारा पिता, हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं, आगे बढ़ने की चेष्टा, और राहु बैठेगा तो उसको बढ़ाएगा। और कोई भी चीज़ अति से ज़्यादा या अति से कम बुरी होती है बिल्कुल। तो बस राहु जहाँ बैठ जाता है ना, वो अति दे देता है। और केतु जहाँ बैठ जाता है उसको कम कर देता है। इसीलिए उन दोनों प्लैनेट्स को ज़्यादा वो नहीं माना जाता, ये अटैचमेंट, हाँ, कि वो ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अति से ज़्यादा, अति से कम डिस्टर्ब करती है, इसलिए राहु केतु को बुरा कहा जाता है। लेकिन मेरे लिए वो बुरे नहीं है, मैं सभी प्लैनेट्स को अच्छा मानती हूँ। क्योंकि अगर राहु ना होता और गुरु पे राहु की दृष्टि ना होती, गुरु चंडाल ना बनता, तो एजुकेशन के अपडेट्स ना होते, आज जो रिसर्च हो रही है वो ना होती। जितनी रिसर्च है, जितनी महत्वाकांक्षा बढ़ती है कि मैं ज्ञान को और खोजूं, वो राहु ही देता है। बिना राहु के आप बहुत ज़्यादा रिसर्च या बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते हो। आज जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो राहु की वजह से हैं। अच्छा। आपके अंदर महत्वाकांक्षा ही नहीं है, जब आगे बढ़ने की चेष्टा ही नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वो तो राहु देगा। अच्छा, जब लोग कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं उनके पीछे राहु है। राहु के बिना ये संभव नहीं है। क्योंकि गुरु तो ज्ञान दे रहा है, नॉलेज तो हमें मिल गई, पर नॉलेज की एक महत्वाकांक्षा की और चाहिए। एक होता है कि नॉलेज, मैंने MBA कर लिया या मैंने साइंस में PhD कर ली, आई एम हैप्पी। PhD के बाद भी आप कुछ कर रहे हो, पाना चाहते हो, तो वो राहु है। और सारे जितने बड़े बड़े आप एस्ट्रोलॉजर्स की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की, बड़े बड़े नेताओं का बर्थ चार्ट देखोगे, राहु कहीं ना कहीं मिलेगा, लग्न के साथ या गुरु के साथ या सूर्य के साथ, तभी आप में महत्वाकांक्षा आएगी। इसलिए राहु तो अच्छा है ना। हाँ। और केतु जो डिअटैचमेंट देता है, जो मोक्ष का कारक है, मैं उसको मोक्ष का कारक नहीं मानती, मैं कहती हूँ वो आपको अलगाव देता है, कम करता है उस ऊर्जा को। तो वो भी एक अच्छा है ना, कि केतु जहाँ बैठेगा
सपोज दैट संतान भाव में बैठा, अब वो संतान से हर इंसान को बहुत प्यार होता है, लेकिन उसको कम होगा। क्यों? क्योंकि संतान आगे से जवाब दे रही है, सेल्फिश है, तो वो कम कर देगा वो प्यार। ओके। या पत्नी के घर में बैठ गया या भाई के घर में बैठ गया, तो अब आपका प्यार उससे कम हो जाएगा। तो वो भी तो अच्छा है ना। कहीं हमें ये भी तो सीखना चाहिए ना कि कहीं प्यार कम भी अच्छा है, कहीं उसका सेल्फिश होना या कहीं हमारा सेल्फिश होना जो हमारे प्यार को कम कर रहा है वो भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये ग्रह इसलिए बैठा क्योंकि आपकी नियति है, नियति है, राइट। और केतु वहीं बैठेगा जो आप पिछले जन्म में ज़्यादा ले चुके हो। सपोज दैट आपने कोई भी चीज़ पिछले जन्म में ज़्यादा ली, ठीक है, आपका पुरुषार्थ ऐसा था कि मुझे 7 भाइयों की बहन बनी मैं और मुझे भाइयों का बहुत प्यार मिला। इस जन्म में मेरे पास भाई नहीं है क्योंकि मैं पिछले जन्म में उस कैटेगरी को ज़्यादा भोग चुकी हूँ। ज़्यादा भोग भी तो अच्छा नहीं है ना। तो केतु डी अटैचमेंट जो देता है वो आपकी खुद की कर्म है कि जो आप पिछले जन्म में ज़्यादा ले चुके हो अब इस जन्म में आपको नहीं मिलेगा। तो राहु केतु मेरे हिसाब से बहुत अच्छे प्लैनेट है। मतलब आपकी बातों से एक चीज़ और मैं समझ पाया कि हमारी लाइफ में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर ग्रह हैं या जो भी मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। अगर मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस जन्म में आपको वो सुख नहीं मिलना है, राइट। या किसी का अगर भाई वाली, और सिर्फ मैं पिछले जन्म की बात नहीं कहूंगी, मैं किसी भी जन्म का कोई वो कह दूंगी। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में हमने तय किया था कि हम दोनों एक साथ पॉडकास्ट का, हो सकता है किसी पहले जन्म में ये हमारे कर्म हो, किसी भी कि हमने, राइट। ये क्लियर नहीं है कि ये पिछले जन्म का होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम किसी से अगर आज यूं ही मिल भी रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा प्रीडिस्टाइंड है, किसी न किसी जन्म का हमारा लेना देना था जो आज हम बैठे। और मैं तो मल्टीपल यूनिवर्स को मानती हूँ। मैं अपने लाइव सेशन में भी ये बोलती हूँ कि आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो किसी और यूनिवर्स में जो मल्टीपल यूनिवर्स है वहाँ पे भी मैं और आप बैठ के बात कर रहे होंगे। तो जो हम लोग यहाँ घटित हो रहा है वो कहीं और भी घटित हो रहा होगा। Okay. और अगर हम यहाँ के कर्म को डिस्टर्ब करते हैं तो मेरे वहाँ के कर्म भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी को बहुत अच्छे से मानती हूँ, क्योंकि विष्णु पुराण में लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, और पुराणों, हाँ, अगर पुराणों में लिखा है तो झूठ कैसे हो सकता है। हमें भीष्म पितामह का एक एग्जाम्पल मिलता है कि वो कह रहे हैं मैं 99 साल पीछे गया, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो आज मैं तीरों की शैया पे हूँ। तो भगवान कृष्ण ये कैसे? तो भगवान कृष्ण बोले एक जन्म और पीछे जाओ। तो 100वें जन्म में गए और वहाँ पे मिला कि एक स्नेक है जो सड़क पे पड़ा है, मतलब वो गुजर रहे हैं, तो उन्होंने उसको उठाया और तीरों के मतलब कांटों के ऊपर फेंक दिया। तो 100 बर्थ पहले का कर्म आज आपने भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। कैसे? जब आपने गलत डिसीजन लिया, जब आप सत्य की तरफ नहीं खड़े हुए, तब वो कर्म एक्टिवेट हो गया। 99 साल तक तो वो कर्म एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी हमारे बुरे और अच्छे कर्म एक जगह पड़े हैं बैंक में, वो एक्टिवेट नहीं होते। वो एक्टिवेट तब होते हैं जब हम उन कर्मों जैसे और कर्म कर देते हैं। यानी आज मैं कुछ बुरा करूंगी तो हो सकता है पिछले से पिछले जन्म का कोई कर्म या उससे पिछले जन्म का कोई कर्म एक्टिवेट हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम कर जाता है। और लोग कहते हैं मैनिफेस्टिंग, कुंडली में जो लिखा है वो चेंज नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ हो सकता है। अच्छा, मैं कहती हूँ हो सकता है। आप किस सोच के हो? अगर आप बोलते रहो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास घर में खाने को नहीं है, सब ठीक चल रहा है, आप एक दिन गरीब हो जाओगे। भले ही कुंडली में आपके जितना भी लक्ष्मी योग हो, आप गरीब हो जाओगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मल्टीपल यूनिवर्स काम करता है। और मैं कहती हूँ यूनिवर्स सब सुन रहा है, हमें लगता है कि वो नहीं सुन रहा है क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी जा रही है। इसीलिए मैं मंत्रों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। जब हमारे शब्द इतना काम कर सकते हैं तो जो ऋषियों के द्वारा मंत्र बनाए गए वो कितना फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। तभी कहा जाता है कि ओम लेडीज़ को नहीं बोलना चाहिए। मैं कहती हूँ ओम की फ्रिक्वेंसी कितनी स्ट्रांग है, वो लेडीज़ को क्यों नहीं बोलना चाहिए? जब आप गर्भवती हो या जब आप मासिक धर्म में हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी लो है। उस समय अगर आप मंत्रों का जाप करते हो तो आपके लिए घातक है, शरीर के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे डीएनए के लिए। लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन में हैं तो वही मंत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो लेडीज़ कर सकती हैं। अब ओम के लिए मना किया जाता है, लेकिन उन्होंने लॉजिक नहीं दिया कि हम क्यों मना कर रहे हैं। कि आप गर्भवती हो तब नहीं करो, या जब आप ऐसे कंडीशन में हो तब नहीं करो, अदरवाइज आप करो, क्योंकि सीता जी भी तो कर रही हैं, पार्वती जी भी तो कर रही है, तो हम क्यों नहीं?
इस पर भी बहुत बड़ी बहस है कि ओम का जाप कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी रहता है ये। तो नहीं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, अगर आप सही चीज़ों को सही से कर रहे हो, अगर आप सात्विक हो, आप अगर अपने संस्कारों को लेके चल रहे हो, तो आप जाप कर सकते हो। इसमें बुराई क्या है? ओम तो ध्वनि है यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स में चल रही है ध्वनि, वो हमारे अंदर भी तो चल रही है ना। जो भी यूनिवर्स में बड़े रूप में हो रहा है, वो ही हमारे शरीर में छोटे सूक्ष्म रूप में घटित हो रहा है। बिल्कुल। तो वो मंत्र हमारे अंदर है, चाहे हम उनको बोले या ना बोले, मंत्र तो है। और जब हम परेशान होते हैं या जब हम ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं, या आप जब सपने में हो, तब आपके साथ क्या होता है? कोई मंत्र, कोई ऐसी ध्वनि ही तो काम करती है। बिल्कुल। मैंने ये बहुत बार फील किया है कि जब मैं बुरे सपने में गई हूँ या मैं जब अच्छे सपने में गई हूँ, तो कोई मंत्र, कोई भगवान, कोई चित्र ऐसा था जो हमें उससे जोड़ रहा था। ये मैंने बहुत बार ध्यान दिया। तो मंत्र काम करते हैं, और मंत्र पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं, मैं ये भी मानती हूँ। अच्छा। जब मैंने इस जन्म में पहली मंत्र साधना ली, तो मुझे नहीं पता था कि ये मंत्र साधना मेरे साथ कैसे जुड़ी हुई है। लेकिन जब मैं आगे बढ़ती गई, और आज जो मेरे पास मंत्र मिला है वो राम जी का है। शुरुआत शिव जी से हुई थी। आप बिलीव करेंगे, अगर शिव राम जी की पूजा करते हैं तो शिव जी ने मुझे राम तक पहुंचाया कि इतने सालों से तो तुम मेरा मंत्र जाप कर रहे हो, अब तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि इसके बाद ये होगा। क्योंकि कोई भी यात्रा रुकती नहीं है, चलती है तो फिर चलती रहती है जब तक उसका अंत ना आ जाए। जब तक उसका अंत ना आ जाए, और अंत ही नई शुरुआत है। हाँ। जो भी कुछ आज घटित हो रहा है, आज कह रहे हैं इतनी डेथ हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, कोरोना में लोग गए। मैं कहती हूँ कोरोना में लोग गए नहीं। जब कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है ना, तो वो जो लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते, वो चले जाते हैं। कुछ आत्माएं जो सोचती हैं कि मैं इन चीज़ों को, इस चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। AI का ज़माना आ रहा है, बहुत सी टेक्निक अब चेंज होने वाली हैं। अभी हमारे पास जो फ़ोन है, ये सब चेंज हो जाएंगे। अब हमारे लिए ये फ़ोन भी डिफ़िकल्ट है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ईजी है, हमारे लिए ये भी डिफ़िकल्ट है। एक टाइम आएगा कुछ सालों के बाद, शायद 2 साल या 3 साल में, क्योंकि 2030 से पहले ये फ़ोन सब चेंज हो जाएंगे। अच्छा। तो हमारे लिए वो भी डिफ़िकल्ट होंगे। नहीं, ये आपने जो कहा कि 2030 से पहले ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये सुन रहा हूँ, मैंने और भी पॉडकास्ट में ये चीज़ डिस्कस की है कि अगले 7 साल जो हैं 2032 तक, ये बड़े चेंजेस वाले साल हैं। बहुत। तो मैं प्रेडिक्शन वाले अपने पार्ट पर आ जाता हूँ थोड़ा, कि आपने कहा कि मोबाइल चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, इलेक्ट्रिक आइटम्स सब चेंज होने वाला है। AI, डिफेंस, हमारे गन्स, हमारे बॉम्ब्स, ये सब में नया चेंज होने वाला है। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ भी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ एक चेंज होने वाला है। आज जो हम सोच रहे हैं वो सब बदल चुका होगा। और जब हमारे लिए ये फ़ोन डिफ़िकल्ट है, तो वो फ़ोन कितने डिफ़िकल्ट होंगे। तो जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो आत्माएं तो जाएंगी, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड तो ये जानता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है, हमारा पास्ट भी और हमारा प्रेजेंट भी और हमारा फ्यूचर भी। अच्छा। हमें वो नहीं पता होता। अच्छा, पहले के ज़माने में कहते हैं ऋषि मुनि भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सकते थे, त्रिकालदर्शी होते थे। तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लिया था। राइट। ओके। हम लोग मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, बट मेडिटेशन वाली जो प्रोसेस है वो थोड़ी डीप है। ओके। हमें टाइम देना होता है, हमें उसके लिए एक्टिव रहना पड़ता है, जो लोग नहीं रह पाते। बिल्कुल। हाँ, इसलिए हम लोग अपने भविष्य को नहीं देख पाते। तो मैं कहती हूँ जो आत्माएं गई हैं या जा रही हैं, वो सीधा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो जा रही हैं। और जाना और आना बहुत ज़रूरी है। जब वो जाएंगी तभी तो वो आएंगी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने, रीबर्थ लेके एक्सेप्ट करने की, हाँ अब मुझे ये नॉलेज चाहिए, मैं इस नॉलेज के लिए एक्टिव हूँ। क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता। बिल्कुल। वो सीखे होते हैं। हाँ। उनको हर चीज़ पता होती है हमसे पहले। 1 साल का बच्चा आराम से मोबाइल चलाता है। हाँ, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं उनसे कुछ पूछूंगी ये फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आई है, वो 1 सेकंड में सही कर देंगे। तो मैं कहती हूँ क्या इनको पता कैसे है। तो मैं ये मानती हूँ कि रीबर्थ होंगे और वही आत्माएं फिर से वापस आएंगी, एक्सेप्ट करने कि अब मुझे वो टेक्नोलॉजी में जाना है। आपके बड़े प्रोडिक्शन क्या होंगे? मैं थोड़ा प्रोडिक्शन के पार्ट पर आता हूँ, जो हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी डिस्कस किया कि कुछ ऐसे प्रोडिक्शन है, जैसे कि अभी मैं बिहार इलेक्शन की खास तौर पर बात कर लेता हूँ। बिहार इलेक्शन क्योंकि बहुत जल्द होने वाले हैं जी, ठीक है। अब बिहार इलेक्शन में क्या बड़े चेंजेस हैं? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही जब पॉडकास्ट किए थे 2025 को लेकर, तब ये बात बहुत बड़े लेवल पर आई थी कि पॉलिटिकली बहुत चेंजेस होंगे इस साल में। बहुत ज़्यादा। तो क्या पॉलिटिक्स का चेंज है बिहार के अंदर भी? देखिए, अभी रिसेंटली 2 ग्रहण, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बोला कि ग्रहण पड़ने वाले हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य सरकार है,
और चंद्रमा मन है, वो आत्मा ठीक है, है। वो मन है, वो रानी है तो वो राजा है। और राजा रानी अगर ग्रहण में जा रहे हैं या नए बर्थ को दिखा रहे हैं तो उथल पुथल तो है। अच्छा, तो राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल आने वाली है। मतलब सरकारें गिर सकती मतलब हैं। देश की सरकार भी। हाँ, देश की सरकारें, बहुत से राज्यों की सरकारें चेंज होने के मापदंड पे खड़ी हैं। और ये सिर्फ देश में नहीं है, ये और अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे भी है। बहुत से चेंजेस अब हमें देखने को मिलेगा। ओके क्योंकि भारत की अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करती हूँ तो वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है। ओके, चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु का ग्रहण लगेगा और दशम भाव में चंद्रमा और राहु। एक सत्ता है 10th हाउस और एक प्रजा है, दोनों में ही ग्रहण लगने जा रहा है। तो सत्ता पे बैठे हुए जो नेता हैं, क्या उनको उसका इम्पैक्ट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो बहुत से जो हमने देखे कि बहुत से गुट बने हुए हैं, वो गुट बदलने वाले हैं। और हो सकता है वो बीजेपी गुट में भी जो गुट आते हैं वहाँ पे भी हमें चेंजेस देखने हर को पार्टी मिले। के अंदर गुट होते हैं। और प्रजा की बात करूं तो प्रजा भी अब अपनी डिमांड्स मांगेगी कि हमें ये चाहिए, ये चेंजेस हमें चाहिए, या आप गलत डिसीजन ले रहे हो। जब डिसीजन सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ प्रजा भी बाहर आएगी। और बहुत सी चीज़ें, जैसे बहुत से कांड जो मैं देख पा रही हूँ कि मैं कह रही हूँ जैसे अगर कोई रेप कांड आता है तो उसके खिलाफ भी प्रजा बाहर आएगी। अच्छा। या हमने अभी रिसेंटली क्या देखा कि पुरुषों के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हुई, बिल्कुल, उसके खिलाफ जो लॉज, क्योंकि अभी तक जो लॉज बने वो क्या बने? स्त्रियों के फेवर में। जी। पुरुषों के फेवर में तो लॉज बने ही नहीं है, बनने तो दोनों के फेवर में चाहिए। बहुत सालों से मेंस कमीशन की जो डिमांड है वो अधूरी है। हाँ हाँ, उसका गलत प्रयोग पुरुषों ने भी किया है, स्त्रियां भी अब कर रही हैं, तो वो बनने चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोग बाहर आएंगे और अपने हकों के लिए डिमांड करेंगे। तो प्रजा इस समय बहुत विचलित रहने वाली है। ये कितने महीनों का प्रेडिक्शन बोल रहे हैं या कितने साल का? मुझे लग रहा है ये अक्टूबर नवंबर के करीब ये, हाँ, बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि सितंबर में है ग्रहण, तो सितंबर के 15 दिन पहले और सितंबर में ये आगे के कुछ महीने, और फिर वहाँ पे नवंबर में हम देख रहे हैं कि गुरु भी वक्री हो रहे हैं। शनि अभी वक्री चल रहे हैं, वो मार्गी हो रहे हैं। जब शनि गुरु वक्री मार्गी होते हैं तो भी तो ये कंडीशंस बनती हैं, भूकंप आना, एक्सीडेंट हो जाना, बहुत सी आकस्मिक घटनाएं होना। जैसे अभी हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, अभी साउथ बाकी है, अच्छा, तमिलनाडु बाकी है, असम बाकी, ये सब चीज़ें जो साउथ की तरफ है वहाँ पे होनी घटित होंगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो उत्तर में साउथर्न देख पार्ट रहे है हैं। या जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर भी ये सारी प्राकृतिक आपदाओं वाली चीजें दिखाई देंगी अभी। देंगी, हाँ। ओके, और सिर्फ 2025 नहीं, अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं, 2026 में गुरु बनेंगे राजा, मंगल बनेंगे मंत्री। अब वहाँ पे क्या होगा कि गुरु है ज्ञान, नॉलेज, समाज। तो नॉलेज तो बढ़ रही है, सामाजिक शास्त्र तो बढ़ रहा है, समाज के प्रति लोग ज्ञानी भी हो रहे हैं। लेकिन क्या गुरु पैसे के पीछे भागता है? नहीं। पहले के गुरु क्या करते थे? आप मुझे ये दो, मैं आपको ज्ञान दूंगा। बिल्कुल। वो पैसे की डिमांड नहीं करते थे। अब चेंजेस आए कि पैसे की डिमांड हर कोई करने लगा है। तो गुरु लालची नहीं है, गुरु पैसे की डिमांड नहीं रखता। तो हमारी जो पैसे की जो कीमत है वो भी गिरेगी, रुपीज़ की कीमत, क्योंकि अच्छा। गुरु आ जाएंगे। लेकिन नॉलेज बहुत आगे जाएगी, यानी भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ेगा। और मंगल होगा आपका वजीर, मंत्री। तो डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जो डिफेंस से संबंधित जितने भी हमारे क्या बोलते हैं हथियार हैं वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। ओके, आज पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है कि हमारे पास तो ये है, वो ये नहीं जानता कि 2026 तक हम कहाँ होंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होना भी बाकी है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, ये सब ट्रेलर था, इससे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। बिल्कुल, क्या ये है? ये अक्टूबर नवंबर में फिर से कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होगा, उसके बाद भारत फिर एग्रेसिव आंसर उनको देगा। ये अच्छा। पक्का है। ये अक्टूबर युद्ध तो नवंबर नहीं के मैं आसपास। कहूंगी, लेकिन एग्रेसिव आंसर, वो तनाव की स्थिति फिर से तनाव बनेगी, की स्थिति, टेंशंस बिल्कुल। क्रिएट होंगे बॉर्डर पर। युद्ध मुझे लगता है 2026-27 के आसपास पक्की बात है जो बड़ा युद्ध होगा। अच्छा, होना है। बिल्कुल। तो ये जो युद्ध की आप बात कर रहे हो, बड़ा युद्ध, क्योंकि एक दूसरी डिस्कशन भी है जो सोशल मीडिया पर है, वो है वर्ल्ड वॉर को लेकर। क्योंकि जो अभी हमने देखा भी, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टेंशंस क्रिएट की कई कंट्रीज़ के बीच में, उधर रशिया एंड यूक्रेन का अलग सिस्टम चल रहा है, उस पर भी मैं आपसे पूछूंगा। क्या ये वर्ल्ड वॉर की आप बात कर रहे हो कि 26-27 के आसपास एक बड़ा युद्ध होगा, या ये छोटे छोटे दो देशों के बीच का युद्ध है? नहीं, ये वर्ल्ड वॉर की तरह होगा, लेकिन कई देशों के बीच में होगा, लेकिन उसमें कई देश शामिल नहीं होंगे। Okay. जैसे इंडिया पाकिस्तान हो रहा है तो और भी देश कूद जाए, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा।
बट हाँ 2-2, 3-3, 4-4 देश ऐसे लड़ेंगे। वो वर्ल्ड वार में क्या है कि कई देश मिलकर लड़ रहे हैं। हाँ। तो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देश आकर के लड़ेंगे, क्योंकि भविष्य मालिका अगर मैं रीड करूँ तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है और उसमें लिखा है कि भारत के साथ 13 मुस्लिम देश आके लड़ेंगे। अच्छा। जब वो लिखी गई थी और आज के टाइम में बहुत से देशों में अंतर आ चुका है, बहुत से देशों के टुकड़े हो चुके हैं, इनफैक्ट भारत का भी। बिल्कुल। तो हम बहुत क्लियर नहीं है कि वो 13 देश कहाँ पे मेंशन किया गया। हाँ, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज को लेकर के हमने ईरान और रशिया का युद्ध देखा। बिल्कुल। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज अभी युद्ध की स्थितियों में हैं, तो वो तो हम देख रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा देशों का एक साथ लड़ना नहीं दिख रहा। और अगर हम ट्रंप की बात करें तो मैंने ट्रंप का भी बर्थ चार्ट यहाँ पे लिया है। सिंह लग्न का बर्थ चार्ट और केतु लग्न में है अभी, तो इनका भी बुरा टाइम चल रहा है। बहुत डिफेम इनका आने वाला है इस साल के एंड तक। अभी डिफेम की स्थिति में है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या, क्योंकि अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को कुर्सी से उतारना आसान नहीं है, वहाँ एक बहुत लंबा प्रोसेस है, क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ, सरकारें तो चेंज होने वाली हैं। वो सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि भारत के तो चतुर्थ और दशम की बात हो रही है तो दिख रहा है, क्लियर है। ये और भी देशों में हमें देखने को मिलेगा। 2025 तो नहीं, लेकिन हाँ 2026 तक तो इनका डाउनफॉल बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। तो खुद उतर जाए या उतार दिए जाए। अच्छा, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी मुझे याद आती है, जिसमें ये कहा गया कि यही वो समय है जब एक महाशक्ति जो होगा वो अपने पतन की ओर जाएगा और दुनिया में एक दूसरी महाशक्ति पैदा होगी। तो जो आज के समय में समझ में आता है कि अमेरिका जो अभी सबको एक रूल करता हुआ दिखाई देता है, क्या उसका डाउनफॉल का समय आ गया है? बिल्कुल, 2025 एंड से, यानी जो अक्टूबर नवंबर में जो गुरु और शनि का जो वक्री और मार्गी की कंडीशन बन रही है, वो पतन शुरू है। और उनकी कुंडली में भी तो है ना, दोनों जगह दिख रहा है। बिल्कुल। तो वो असर तो दिखेगा, लेकिन कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। तो ये 2026 तक आप क्लियर हो पाएंगे कि अब वो शक्ति नहीं रही जो हमें दिखती थी। लेकिन यहाँ पे भी एक वो है कि अगर भारत एक महाशक्ति में आगे आएगा तो वो एकदम से नहीं आएगा, उससे पहले एक ट्विस्ट आएगा, यानी और कंट्रीज भी हमें वहाँ दिखेंगी, फिर वो ट्विस्ट अलग सा होगा। तो आप ही भविष्यवाणी कर रहे हो कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति बनने वाला है? बिल्कुल। ओके। और ये 2047 का विजन लेकर जो चल रही है मौजूदा सरकार, ये 2047 तक भारत विश्वगुरु बन चुका होगा जब 100 साल अपने पूरे करेगा। मैं 47 तो नहीं बोलूंगी। देखिए, आरएसएस तो 100 साल पूरा करने वाला है ना सितंबर में, बिल्कुल, है ना। तो मैं 2047 तक तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि तब तक तो ग्रहों को बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ तक चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं 2030, 31, 32 तक अगर जाती हूँ तो हाँ, भारत बहुत विश्व गुरु है और बहुत अच्छी कंडीशन पे खड़ा है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं बहुत उथल-पुथल होगा, लेकिन अगले 6-7 साल में भारत ग्रो कर रहा है। भारत ग्रो कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारी फाइनेंस गिर रहा है, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर रही है, क्योंकि गुरु आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इस साल अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य राजा वो अर्थव्यवस्था नहीं गिरने दे रहे। अगले साल गुरु राजा होंगे, तो वो अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो रुपए की वैल्यू शायद गिरेगी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, आपने अभी कहा कि दुनिया भर के अंदर देश आपस में युद्ध की स्थिति में रहेंगे। रशिया और यूक्रेन बहुत पहले से युद्ध में हैं और अभी कोशिश वर्ल्ड लेवल पर ये चल रही है कि युद्ध खत्म किया जाए। आपको लगता है ये खत्म की होने की तरफ जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शांत बैठेंगे, क्योंकि अगर इनको शांत कराया भी जाए तो ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं दोनों ही। तो ये युद्ध अभी मतलब ऑन ऑफ की स्थिति में रहेगा। अच्छा, बिहार के अंदर आपको किसकी सरकार आती हुई दिखाई देती है फिलहाल? देखिए, बिहार की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीतीश जी की। ठीक है, नीतीश जी 1 मार्च 1951 का बर्थ है इनका, और 1:20 पे इनका बर्थ हुआ। बिहार के ही हैं। वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है और चंद्रमा लग्न में है। केतु इनके 10th हाउस में, मंगल और शुक्र पंचम में है। पंचम भाव को भी हम देखते हैं सत्ता परिवर्तन के लिए या सत्ता में कुछ बड़े पदों के लिए। और 4th हाउस और 10th हाउस भी देखा जाता है। 4th हाउस में इनके सूर्य, गुरु, बुध और राहु हैं। ठीक है। तो ये क्लियर है कि ये बहुत अच्छे पदों तक रहे अभी तक, सीएम है आज की कंडीशन में। लेकिन आगे इनकी राहु की महादशा में गुरु का अंतर आ रहा है। और राहु की महादशा में गुरु का अंतर बहुत उथल पुथल लाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कुछ बड़ा कर पाएंगे। इनकी पार्टी तो रहेगी, लेकिन ये किसी पद पर रहे, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और ये हेल्थ को भी तो दिखा रहा है ना, क्योंकि वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है, तो हेल्थ भी तो इनकी गड़बड़ हो रही है। और गुरु वैसे भी इनके बर्थ चार्ट में 2nd हाउस के और पंचम भाव के मालिक है, यानी दिमाग भी बिल्कुल बाहर जा रहे हैं।
अब इनका दिमाग वैसे नहीं चल रहा जैसे ये चला पा रहे थे, या कंट्रोल खोता जा रहा है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये किसी पद पर रहेंगे, और इनकी शक्ति जो है, दिमागी शक्ति और फिजिकली दोनों, वो क्षीण हो रही है। मानसिक स्थिति भी गड़बड़ है और शारीरिक भी। तो जब दोनों ही गड़बड़ हो रहा है तो आप कैसे पद की बात हम करें उनके। यानी कि अभी ये लगता है कि बिहार इलेक्शन के रिजल्ट जो भी हों, नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। और अब आप कहेंगे कि दूसरा नाम आता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का। तो अगर मैं तेजस्वी यादव का बर्थ चार्ट देखती हूँ तो ये सिंह लग्न का बनता है। मंगल इनके सेकेंड हाउस में है, शुक्र इनके चतुर्थ भाव में और सूर्य पंचम भाव में है। मैं फिर कहूँगी पंचम भाव को हम ज़रूर देखेंगे कि क्या ट्रांजेक्ट हो रहा है। अभी पंचम भाव में गोचर में कोई प्लैनेट ना आने वाला है, ना आएगा, और नवंबर के करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि नवंबर के आसपास मंगल वृश्चिक राशि में होंगे। अभी वो कन्या राशि में है, फिर वो तुला में जाएंगे, फिर वो वृश्चिक राशि में होंगे। तो इनकी भी जो महादशा चल रही है वो चल रही है बुध में राहु की। दिसंबर 2023 से शुरू हुई है और जुलाई 2026 तक रहने वाली है। और राहु में बुध भी अनुकूल नहीं है। राहु में जिसकी भी महादशा अंतर्दशा आएगी राहु की महादशा में, वो अनुकूल नहीं होगी। ओके। तो राजनीतिक चुनौतियां तो इनके साथ भी दिख रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब अगर हम इनके सिंह लग्न को देखते हैं, और सिंह लग्न का स्वामी पंचम भाव में गया, दिमाग बहुत तेज है। जब आपका दिमाग या ज्ञान बहुत तेज हो जाता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत डिसीजन लेते हो। बिल्कुल। महादशा राहु की है, सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है, तो राहु इनको गलत डिसीजन दिलवाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देगा। महत्वाकांक्षी तो ये है। और आप देखिए इनका मंगल बहुत डोमिनेटिंग है। ये क्रिकेट में थे पहले, अब ये अपने पिता के उसमें आए, क्योंकि वो भाग्य में बैठा था, इसलिए आना पड़ा इनको। ये जल्दबाजी में डिसीजन लेके गलत करेंगे, जिसके कारण इनको बिहार चुनाव में बहुत माइनस रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल जल्दबाजी भी करवाता है और राहु की महादशा। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपने कहा कि आरजेडी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और जेडीयू भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो ऐसे में क्या आप ये कहते हैं कि बिहार इलेक्शन के अंदर इस बार एक नया चेहरा दिखेगा? हाँ, नया चेहरा दिखेगा, ये राइट है। अब लोग कह रहे हैं कि भाजपा नहीं आएगी, बट मुझे लगता है कि बिहार में अगेन भाजपा रिपीट होगी। ओके। और एनडीए के साथ गठबंधन होगा, लेकिन चेहरा कुछ नया होगा। चेहरा कोई बीजेपी का होगा इस बार? क्योंकि हर बार क्या होता है कि एनडीए के गठबंधन में तो बीजेपी रहती है, लेकिन चेहरा बीजेपी का बहुत कम होता है। आई डोंट थिंक सो कि कोई रहा होगा। तो अब इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा कि वो अपने चेहरे को प्रोजेक्ट कर पाए। बिल्कुल। कोई चेहरा आपको लगता है एस्ट्रोलॉजिकल, अगर आपने कोई किसी को रीड किया हो? जितने भी मैंने बर्थ चार्ट देखे हैं, चाहे मैं तेजस्वी यादव का देख रही हूँ, खैर ये तो उससे नहीं है, और एक हमारे पास है जो बीजेपी के ही समर्थक हैं लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, चिराग पासवान। हाँ, बिल्कुल। चिराग पासवान का भी अगर मैं बर्थ चार्ट देखूं तो इस साल उनके लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। ओके। क्योंकि अगर इन दो के चेहरे के बाद हम किसी की बात करें तो चिराग का ही चेहरा नजर आता है। जबकि चिराग पासवान का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है। यानी कितनी संभावनाएं दिखती हैं चिराग पासवान के पॉलिटिकल करियर को? मैं कहती हूँ आने वाले टाइम में वो सीएम होंगे, चिराग पासवान पक्का। उनका बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है और दशमेश उनका बहुत स्ट्रांग है। ओके। और सूर्य और राहु और शनि जो राजनीति के प्लैनेट है, वो तीनों उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आने वाले टाइम में ये बात तो पक्की है कि वो सीएम होंगे। यानी चिराग पासवान के लिए आने वाला समय अच्छा है। जितना लेकिन भी 2025 अभी स्ट्रगल चल रहा है वो सोने को तपाने वाली चीज है। देखिए ये साल मंगल का है। जब मंगल कुछ भी करते हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं, जब न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र बना, ये वैदिक ज्योतिष से जुड़ा है। ये कोई आज पाश्चात्य संस्कृति से नहीं आया है। पूरा अंक शास्त्र वैदिक ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। जब वैदिक ज्योतिष बन रहा था तो 1 से 8 तक की गणना हुई। ठीक है। बाद में 9 अंक आया। 9 अंक नई शुरुआत को दिखाता है, कुछ अंत होके कुछ नया क्रिएट करता है। तो जो भी हमें दिख रहा है वो तो नहीं होने वाला, कुछ नया ही होगा, ये क्लियर है। और वो हमने दिल्ली इलेक्शन में भी देखा बिल्कुल, कि बहुत से चेहरे थे जो हमारे सामने पहले आ रहे थे और हम उनकी गणना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। जो लास्ट में हमारे पास 5 नाम आए, उसमें से एक नाम रेखा गुप्ता जी का निकला, क्योंकि वो जो टाइम था वहाँ पे शुक्र बहुत डोमिनेटिंग था। बिल्कुल। और रेखा गुप्ता जी ही फीमेल कैंडिडेट थी और इनका दशमेश बहुत स्ट्रांग था। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है हम लोगों के लिए बात करना। हम शायद सितंबर तक, अक्टूबर तक इसके पे क्लियर हो पाएंगे कि हमारे सामने कौन से चेहरे आते हैं। अभी जैसे आपने रेखा गुप्ता जी का जिक्र किया कि यहाँ पर भी दिल्ली में चेंज आना था और रेखा गुप्ता जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गई दिल्ली में।
अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर एक हमले की खबर सामने आई कि उनके ऊपर एक जो शख्स गया था उसने हमला कर दिया। क्या कुछ मुश्किलात हैं उनकी लाइफ में अभी ऐसी कि उनके ऊपर कुछ खतरा हो या किसी तरीके की सरकार के ऊपर खतरा हो? देखिए, वृषभ लग्न का बोर्ड चार्ट है और भारत का भी वृषभ लग्न का है। उनके लग्न में गुरु है और दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि बैठे हुए हैं और राहु इनके शुक्र के साथ एकादश भाव में है। राजनीति के लिए सबसे पहले हम लोग 3 प्लैनेट्स को देखते हैं, सूर्य, राहु और शनि। ये तीनों ही बहुत डोमिनेटिंग है इनके बोर्ड चार्ट में। शुक्र की महादशा चल रही है और राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इस समय इनके ऊपर छोटा मोटा हमला या छोटा मोटा दोष लगना है। अभी इनके ऊपर और भी दोष लगेंगे, आरोप लग सकते हैं? आरोप लगेंगे दिल्ली सरकार के से संबंधित कुछ केसेस को लेकर के। ओके। ये वाला जो टाइम है, कब तक क्योंकि नवंबर तक। अच्छा। क्योंकि नवंबर में ही 11 नवंबर से 28 नवंबर तक जो मार्गी और वक्री की कंडीशन बन रही है वो इनके लिए भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन ये सेव हो जाएंगी, बचती हुई निकल जाएंगी, लेकिन आरोप लगेंगे। यानी कि 3-4 महीने थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत होगा, उसके बाद ही चीजें ठीक होंगी। राइट। अदरवाइज इनको कष्ट आएगा और फिर वो बढ़ के आएगा अगर ये अभी ना संभली तो। अच्छा। शुक्र की महादशा है। कार्यकाल पूरा हो जाएगा? कार्यकाल के लिए यही है कि बहुत सी सरकारें अभी हिलनी बाकी हैं। अच्छा। तो हिलेंगी। तो दिल्ली की सरकार भी हिल सकती है, आप ये कहते हैं? हाँ जी। ठीक है, यानी कि संभल कर चले तो सब ठीक है, अन्यथा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना हाँ, जो अभी आरोप इन पे आएंगे वो अगर निकल जाती हैं उनसे तो टाइम ठीक है, अदरवाइज मुश्किल होगा दौर। मुश्किल है। एक मैं फिनेंशियली भी बात करूंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि क्या होता है जब बुरा समय किसी के ऊपर होता है तो इंसान अपनी सेविंग्स की तरफ देखता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है। तो क्या ये सही समय है लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट करें? और अगर इन्वेस्टमेंट करें तो एक आता है स्टॉक मार्केट, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, दूसरी तरफ आता है फिजिकल गोल्ड लेके रख लेते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कौन सा अच्छा रास्ता होगा एस्ट्रोलॉजिकली? देखिए, नवंबर तक मुझे प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ते हुए खास नहीं दिख रहे हैं ना, माइनस जाएगी। हाँ, नवंबर के बाद प्रॉपर्टीज अच्छी जाएंगी। ओके। तो नवंबर तक प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि माइनस जा रहा है, उसके बाद बढ़ेगा तो आप प्रॉपर्टीज में कर सकते हो। सिल्वर बहुत अच्छा रहेगा, गोल्ड बहुत अच्छा रहेगा। और गोल्ड के जितने वो होते हैं शेयर्स हैं, गोल्ड के जितने वैसे वो हैं, मतलब आपका गोल्ड फॉर्म में नहीं, उसके जितने वो आते हैं। और गुरु अगले साल राजा बनने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें तो गोल्ड और सिल्वर में हमें बहुत अच्छा वो मिल सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि गोल्ड बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत डाउन चला जाएगा। ऐसी बहुत सारे पोस्ट अभी हाल फिलहाल में आना शुरू हो गए। गोल्ड के लिए एक लैब ग्राउंड गोल्ड जो अब बन रहा है, जो अभी एक नई, उसी वजह से कहा गया कि भाई 50,000 के रेट पे आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं देख रहे जो रियल गोल्ड है, भले ही जो लैब ग्राउंड गोल्ड है वो अपने कलर को खराब नहीं कर रहा, जो रियल गोल्ड है उसकी वैल्यू थोड़ा ना घट जाएगी, उसका चलन कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम लैब ग्राउंड गोल्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो रियल गोल्ड है, क्योंकि बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पे रियल गोल्ड को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे लैब ग्राउंड गोल्ड नहीं यूज़ हो सकता। मेटल तो वो मेटल ही रहेगा ना। तो गोल्ड के रेट ऐसे नहीं गिरने वाले कि बहुत डाउन चले जाएंगे। हाँ, नॉर्मल जनता जो अब गोल्ड खरीदने में थोड़ी दिक्कत में आ जाती है, वो थोड़ी सेटिस्फाइड हो जाएगी लैब ग्राउंड गोल्ड के कारण। जैसे लैब ग्राउंड डायमंड भी तो आए, बिल्कुल, लेकिन लैब ग्राउंड डायमंड भी कोई बहुत सस्ते नहीं आए हैं कि बहुत सस्ते हैं हर कोई इंसान पहन के घूम रहा है, वो भी एक अच्छे रेट पे चल रहे हैं। वैसे ही गोल्ड जब आएगा लैब ग्राउंड तो वो भी एक अच्छे रेट पे आएगा। बिल्कुल। तो लोगों को ये बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि गोल्ड एकदम गिरेगा, क्योंकि नहीं गिर सकता। ये हमारी मशीनरियों में, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी काम करता है। बिल्कुल। तो आप उसकी वैल्यू नहीं कम कर सकते। और सिल्वर तो बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा ही। गोल्ड से ज्यादा अच्छा सिल्वर भाग रहा है अभी तो। और अगला साल 1 नंबर पे आ जाएगा, सूर्य आएगा, उससे अगला साल 2 नंबर पे आएगा, चंद्रमा पे आएगा, तो सिल्वर तो अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट में अभी अप एंड डाउन समय देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार हिलती है तो शेयर हिलता है। बिल्कुल हिलता है। और अब सरकारें तो हिलती हुई नजर आ रही हैं, तो शेयर मार्केट अप एंड डाउन, ऑन ऑफ की स्थिति में रहेगा। कुछ टाइम अप जाएगा, कुछ टाइम डाउन जाएगा। ऐसे मुश्किल समय में, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा, ऐसे मुश्किल समय में कोई आप कहेंगे कि ऐसा एक रेमेडी है जो सबको करनी चाहिए, या सब अगर करते रहें तो ऐसे मुश्किल समय में पार लग जाएंगे? देखिए, मैं तो मंत्र शक्ति को सबसे ज़्यादा ताकतवर मानती हूँ। मैं कहती हूँ आज मैं भी जहाँ हूँ वो सिर्फ मंत्र शक्ति के कारण है। तो हर जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके कुल देवी हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जिस भी शक्ति के आपके प्रति एक इंटरेस्ट आता है उनके मंत्रों का जाप करिए, उनको आप नमस्कार करते रहिए। जैसे मैं अपनी मम्मी को अगर बोलूँ कि मम्मा मैं प्रॉब्लम में हूँ या परेशान हूँ, तो उनकी ब्लेसिंग काम कर जाती है। ये आपने देखा होगा
कि आज मैं मम्मी को बोलूँ मम्मी मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं थोड़ी सी वो हूँ, तो मम्मी बोले कि सब अच्छा होगा, तो काम करता है कि नहीं करता? बिल्कुल। आपकी पत्नी भी अगर आपको बोल दे आप परेशान मत होइए सब अच्छा होगा, काम करता है कि नहीं करता? बिल्कुल। तो ये मंत्र कैसे काम नहीं करेंगे? वो भी तो एक अद्भुत शक्ति, एक पावरफुल शक्ति हमारे को एक आशीर्वाद दे रही है, हम उनको बोल के आ रहे हैं हम परेशान हैं, हमारे साथ दिक्कत है, आप हमें सेव करो या हमारे बच्चों को सेव करो या विश्व को सेव करो। बिल्कुल। तो वो काम करती है और ऋषि मुनि यही तो कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए। वो सिर्फ मंत्रों की शक्ति से तो विश्व को बचा के बैठे हैं। आज मैं कहती हूँ बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, दिल्ली भी हिलेगा, एनसीआर भी हिलेगा। जो ऋषि मुनि बैठे हैं उनकी शक्ति भी तो है, काम कर रही है। बिल्कुल। तो जब लोग एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन देते हैं ना, ये होके रहेगा, मैं कहती हूँ इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि ये होके रहेगा, क्योंकि बहुत सी शक्तियां हमारे अलावा भी काम कर रही हैं। अब जैसे राहुल गांधी जी ने एक पीताम्बरा माता का हवन कराया और वो जीत गए एक स्टेट से, वहां पे वो शक्ति काम करी ना। ओके। अब पहले बहुत प्रेडिक्शन आ रहे थे कि नहीं जीतेगी वहां पे कांग्रेस, लेकिन जीत गई ना। भले ही उनका चेहरा नहीं था, चेहरा कोई और था, लेकिन थी तो कांग्रेस। कांग्रेस के वापस उदय होने का आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली? मैं कहती हूँ अगर चेहरा चेंज कर दिया जाए कांग्रेस का तो बिल्कुल है। कौन चेहरा आपको नजर आता है राहुल गांधी के अलावा? गांधी परिवार से कोई और नजर आता है? आपको एक चीज बताऊं, जब इंदिरा गांधी जी का गौ हत्या आंदोलन उस समय हुआ, उन्होंने बहुत सारी गौएं चली गई, ऋषि मुनि साधु महात्मा बहुत गए। एक कर्ज है उनके ऊपर जहाँ पे साधुओं ने बोला कि हमारा कर्ज तो खत्म हो सकता है बट गौ हत्या नहीं हो सकती। गौ हत्या बहुत ज़्यादा हमारे पुराणों में इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि मनुष्य जन्म के पहले जो जन्म है, जो बिल्कुल सात्विक जन्म है, जहाँ पे एक बच्चे के अंदर ना कोई पाप है ना कोई वो गौ का होता है। मनुष्य बनने से पहले हम गौ बनते हैं। जो 83 लाख योनियां हैं उसमें 84 लाख माफी चाहूंगा। तो हम गाय बनने के बाद मनुष्य जन्म में आते हैं। ये प्योरिटी ऑफ बर्थ है, इससे ज़्यादा प्योर बर्थ है ही नहीं 84 लाख योनियों में। बिल्कुल। तो जब आपने गौ हत्या, आपके ऊपर एक कर्ज लगाए, और अगर आप राहुल गांधी जी की बर्थ चार्ट देखेंगे, उनके सेकेंड हाउस में राहु है, प्रियंका गांधी जी के सेकेंड हाउस में केतु है। सेकेंड हाउस है कुल देवी का, इष्ट का, कुल के जो कुल से संबंधित जो देवता है उनका। इसका मतलब ये है कि उनके बर्थ चार्ट में भी वो कर्ज दिख रहा है। ओके। सिर्फ इंदिरा गांधी को वो कर्ज दिया गया, वो सिर्फ उनके तक सीमित नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा चल रहा है। तो आप देखिए ना, स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, चाहे मैरिट आप उनकी पारिवारिक जीवन कहिए, चाहे उनका सामाजिक जीवन कहिए। मैं कहती हूँ चेहरा चेंज कर दो, कांग्रेस पक्का आ जाएगी। और मोदी जी कहते हैं 75 के पार, क्योंकि कानून बना हुआ है, तो 75 पार अगर मोदी जी नहीं तो फिर किसका चेहरा दिखता है आपको बीजेपी? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात पे बहुत क्लियर ही नहीं हूँ कि मोदी जी कहीं जाएंगे। भले ही वो सामने एज अ हीरो ना रहे, पर डायरेक्टर पीछे रहे। अच्छा। तो वो अभी तो रहने वाले हैं 3-4 साल, तो अभी वो 2029 तक कहीं हिलने नहीं वाले। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने पद, क्योंकि मैंने बोला पंचम भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके पंचम भाव में शनि आ गए हैं। अच्छा। तो शनि क्या करेगा, अब उनको दूसरे पद तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है वो रिजाइन करके दूसरे पद तक जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं। हाँ, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन ये 2025 में नहीं होगा, ये 26 या 27 या 28 इस पीरियड में होगा। अभी 2025 में नहीं होने वाला, क्योंकि अभी कहा गया है ना कि अभी ये हो जाएगा। और आरएसएस को भी एक नया चेहरा मिलेगा। अच्छा। अब मोहन भार्गव जी का भी, क्योंकि वो हमारे मोदी जी से कुछ डेज बड़े हैं, उनका भी, क्योंकि 75वां साल उनका भी आ रहा है, तो आरएसएस को भी एक नया चेहरा मिलने वाला है। यानी कि बड़े चेंजेस मैं देख रहा हूँ। आपने जितने भी चेंजेस मुझे बताया, चाहे वो जियोपॉलिटिकल लेवल पर हो, अमेरिका की सरकार में हो, या फिर आप भारत की सरकार में कहें, आप मोदी जी के चेहरे पे कहें, बिहार की सरकार में कहें, दिल्ली में तो चेंज आ ही चुका है। तो ये बड़े बड़े चेंजेस हैं, और जिस बात को लगातार कहा जा रहा है कि ये दिस इज़ द एरा ऑफ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव का समय है। टेक्नोलॉजी की भी हमने शुरुआत में बात की थी कि टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है और बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज हम AI के 8 प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, पता लगा दूसरे दिन दूसरा एक उससे बड़ा प्लेटफॉर्म सामने आ जाता है, बहुत बड़ा। जो ChatGPT 4 दिन पहले था, उसने अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया कि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ये ज़माना जो अब आ रहा है, ये बहुत ही चेंजेस का ज़माना है। राइट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक और अच्छा होगा। एक और प्रेडिक्शन, क्योंकि बिहार इलेक्शन बहुत नज़दीक है, बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले। ये इलेक्शन बहुत इजी नहीं रहने वाला सरकार के लिए। किस तरह? दंगे फसाद, अच्छा, धर्म से संबंधित, यूपी बिहार में दंगे, गुजरात में दंगे, ये सब हमें, क्योंकि 4th हाउस पूरी तरह से ग्रहण में आ रहा है, प्रजा
दंगों में आएगी आएगी, और दुर्घटनाएं चाहे वो ट्रेन से संबंधित हो या प्लेन से संबंधित हो वो होंगी। और 2026 की शुरुआत में एक प्लेन क्रैश फिर से होगा, क्योंकि राशियां सारी एक्टिवेट हुई पड़ी हैं, चाहे वो जल तत्व की हो, चाहे वो पृथ्वी तत्व की हो, और चाहे वो आपकी वायु तत्व की हो। तो भूकंप आना, सुनामी आना और प्लेन क्रैश एक बड़ा होना वो होगा। ये अगले बहुत से बहुत 6 महीने 5-6 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हमें दिखेंगी। और धर्म से संबंधित और जाति से संबंधित दंगे तो होंगे ही होंगे। और जो अभी एनडीए सरकार है हमारी, तो एक नीतीश जी और एक चंद्रबाबू नायडू हैं, इनमें से दोनों में से एक समर्थन वापस लेने वाले हैं। अब वो कौन लेंगे ये देखना बाकी है। मतलब एनडीए का भी जो पलड़ा है वो डगमगाने वाला है बिहार के अंदर खास तौर पर। बिहार के क्योंकि अंदर भी ये अक्सर जेडीयू तो देखे जाती रही है कि एनडीए में आती है फिर चली जाती है, बीच बीच में उनका आना जाना लगा रहता है। राइट। तो ये इस बार चंद्रबाबू नायडू भी थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, तो एनडीए कमजोर हो सकती है कुल मिलाकर बिहार में। क्योंकि फोर्थ हाउस सिर्फ जनता नहीं है, हमारी कुर्सी भी है जी। तो कुर्सी डगमगाने वाली है। तो अगर कुर्सी डगमगाने वाली है तो जो हमारे समर्थक हैं वो हमसे दूर हटने वाले हैं, तभी हमारी कुर्सी डगमगा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर समय मुश्किल है, मुश्किल भरा है, चाहे वो एनडीए के लिए हो या किसी एक आम आदमी के लिए हो। अच्छा, आम आदमी के हिसाब से आप कुछ बता सकते हैं मुझे? देखिए, आम किसके आदमी लिए कैसा के रहेगा? लाइफ में भी आप देखिए, जॉब्स बहुत जल्दी जा रही हैं लोगों की, बिजनेस भी बहुत उतार चढ़ाव भरा है, किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो ये नए टाइम को चेंज कर दिखाता है। यानी अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, तो आने वाला समय आपके फेवर में आएगा। अब हमने लॉकडाउन में भी एक चीज़ देखी, लॉकडाउन से पहले जो लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे वो डाउन हो गए। Okay. और लॉकडाउन में जो कुछ भी नहीं कर रहे थे वो एकदम से ग्रो कर गए। यानी जमीन जो मिट्टी है हमारी, वो कहते हैं ना चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, नीचे से खिसक के ऊपर आती है। तो वैसा ही ये जो 9 साल है ये खिसकने वाला है, ये सब चीज़ें खिसक रही हैं। तो कुछ चीज़ें ऊपर आएंगी और कुछ चीज़ें नीचे जाएंगी। तो 2025 में जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं, वो 2027 तक ग्रो कर जाएंगे। और 2025 में जो ग्रो कर रहे हैं वो शायद 2027 तक कुछ लोग डाउन पे चले जाएं। जो लोग 2025 को बहुत फेवरेबल मान के बैठ गए हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो 27 तक डाउन जाएंगे। और जो इस समय मेहनत कर गए वो बहुत आगे जाने वाले हैं। यानी कि अगले 2 साल लगे रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। गीता का एक ही वो है सार, कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और ये मैं मानती हूँ कि मेरे साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो मैं कहती हूँ आपकी मर्जी होगी, इसलिए ये नहीं हुआ। यहाँ पे अंगूर खट्टे नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे ये मानना है कि आप बैठे हो तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, दैट्स इट। मुझे लगता है कि बस भगवान पर विश्वास बनाए रखिए और चलते रहिए, तो ये बुरा समय भी कट जाएगा। जैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग की जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी कैसा बिल्कुल, रात के बाद रोशनी होना ही सवेरा होता है। जी चलिए, थैंक यू, धन्यवाद कि आप इस स्टूडियो में आए और बहुत सारी भविष्यवाणियों के जरिए हमें आगे का प्रोजेक्शन मिला। होता क्या, जब अंधेरे की तस्वीर रहे और इंसान को पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है तो वो ज़्यादा विचलित होता है, वो ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन जब हल्का फुल्का पता हो कि ठीक है, ये होने के बाद ये ठीक हो ही जाना है, तो फिर थोड़ा सा उम्मीद रहती है, उम्मीद के सहारे वो बच जाता है या बढ़ जाता है आगे। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू तुषार जी।